हमारे हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी रहे हैं, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मैं इनसे आग्रह करूंगा कि आज इस प्रेस वार्ता में आप सबको संबोधित करें। आदरणीय श्री सत्यपाल जैन जी। सत्यपाल जैन, एक्स एमपी, सीनियर एडवोकेट, सीनियर, मैं तो नहीं कहता सीनियर, बट बीजेपी वर्कर। और हिमाचल में जो ग्रामीण लोग हैं जानते हैं, जब 2007 में धूमल जी की सरकार आई थी तब मैं भाजपा का प्रदेश का प्रधान था। आज का विषय मैं तो राहुल गांधी की बात ही शुरू करने लगा था कि आज का विषय जिस पर मैं आपसे अपनी बात कहूंगा, फिर आप जो भी जानकारी लेना चाहेंगे और आप लेना चाहेंगे मैं आपको दूंगा। आजकल कांग्रेस पार्टी के नेता, उनका हाईकमान भी और हाईकमान के निर्देश पर उनके राज्य की यूनिट भी श्री राहुल गांधी जी के विषय को लेकर सत्याग्रह, धरने, प्रदर्शन आदि सारे देश में कर रहे हैं। शायद संसद के इतिहास में पहली बार किसी पार्टी के सांसद काले कपड़े पहनकर भी प्रोटेस्ट करने गए हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, आज तक पार्लियामेंट में, विधानसभा में, खासतौर पे एमपीज ने कभी काले कपड़े पहनकर प्रोटेस्ट नहीं किया। वास्तव में जो मैं आज बात स्पष्ट करना चाहता हूं, कांग्रेस का ये सो कॉल्ड सत्याग्रह, ये सत्याग्रह नहीं है, ये दुराग्रह है। ये न्यायालय की, संविधान की, कानून की और जो मर्यादाएं होती हैं सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, उन सबका घोर उल्लंघन और अपमान है। कांग्रेस के नेता सही बात को जनता के सामने नहीं आने दे रहे हैं। आज भी मैंने यहाँ हिमाचल की प्रमुख कांग्रेस नेता का, सांसद का बयान अखबार में पढ़ा कि अडानी के खिलाफ बोल रहे थे, इसलिए उनको डिस्क्वालीफाई किया गया और यही भाषा लगभग सब जगह वो बोल रहे हैं। मैं सारी स्थिति आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं। हिंदुस्तान में एक कानून है, इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड जो पुराने वक्त, हमारे वक्तों में हिंदी फिल्में देखने जाते थे ना, तो केवल सीन आता था, ये अदालत आज मुल्ज़िम को ताज़ीरात हिंद की दफा 302 के तहत सजाए मौत देती है। केवल ऐसे डायलॉग आते थे। वो ताज़ीरात हिंद, इंडियन पेनल कोड, ये 1860 में बना था और आज तक हिंदुस्तान में वही लागू है। चाहे सरकार कांग्रेस की आई, बीजेपी की आई, कोई आई, इसमें कोई अमेंडमेंट ये नहीं हुई। उसकी धारा 500, सेक्शन 500, सेक्शन 500 में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे का अपमान करता है, क्रिमिनल डेफेमेशन करता है, मैं किसी को चोर बोलता हूं, मैं किसी को डाकू बोलता हूं, मैं किसी को कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता हूं, तो उस व्यक्ति को 2 साल तक की कैद और जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ये इंडियन पेनल कोड की सेक्शन 500 में लिखा हुआ है। और बहुत सारे केस हिमाचल में भी हुए हैं, बाकी जगह भी हुए हैं। जब डेफेमेशन के केस आते थे, कई बार कंप्रोमाइज हो जाता था, एडजस्टमेंट हो जाता। इस सेक्शन के अंदर सीजीएम ने, ये केस सीजीएम के पास जाता है, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में नहीं आता है, इनिशियल स्टेज पर। सीजीएम के पास जब ये केस गया तो सीजीएम ने श्री राहुल गांधी जी को समन किया। जैसे आज आपने देखा पटना में भी समन हुए हैं, यहाँ पर भी एक बार वीरभद्र सिंह जी ने शांता जी के खिलाफ डेफेमेशन का केस डाला था और धूमल साहब ने कैप्टन अमरिंदर और मोतीलाल वोरा के खिलाफ डाला था। तो डालने के बाद समन होता है, इनको समन किया गया। समन करने के बाद कहा गया कि अगर आप अपोलोजाइज करें, माफी करें, विड्रॉ करें तो ये मामला समाप्त हो सकता है। 3 बार ऑप्शन दी गई, उन्होंने नहीं मानी। कोई दिक्कत नहीं, उनका अधिकार था। तो उसके अंदर ये सजा हुई 2 साल की। एक बार एक दूसरा कानून है हिंदुस्तान में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, चुनाव प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ये डिफाइन करता है कि कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन चुनाव नहीं लड़ सकता।
आप कई बार हो आपके पास आता व्यक्ति कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, कहते नहीं यार तू तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, तो नहीं लड़ सकता। कोई हमारे पास आता हम कहते नहीं तो तू अंडर एज है, तो नहीं लड़ सकता। तो ये कहाँ डिफाइन होती है? ये सारी क्वालिफिकेशन या तो संविधान में है और या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में है। सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें वो सेक्शन 8 है। सेक्शन 8 सेक्शन 7 डिस्क्वालिफिकेशन देता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, अगर आप कोई सरकारी कर्मचारी हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, अगर किसी अदालत ने आपको अयोग्य घोषित किया तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। आपने देखा होगा कई बार लोग नॉमिनेशन पे रिजेक्ट होते हैं। पर जो महत्वपूर्ण मुद्दा मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, सेक्शन 8 के अंदर सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 में ये लिखा हुआ था और आज भी है, और ये तब से है जब से कानून बना 1951 में। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार ने आके इसको अमेंड किया। जब कांग्रेस की सरकार थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, 1951 में ये एक्ट बना और उसमें ये धारा बनी। उसने ये कहा, जो महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए नोट करने वाला है, उसमें ये लिखा कि अगर किसी व्यक्ति को 2 या 2 साल से ज्यादा किसी भी आरोप में सजा होती है तो वो सजा का समय काटकर उसके बाद 6 वर्ष तक आगे चुनाव के अयोग्य होगा। ये कानून में लिखा है। मान लीजिए इस केस में 2 साल की सजा हुई, मान लो किसी को 4 साल की होती है तो 4 और 6 10 साल, मान लो किसी को 10 साल की सजा हुई है तो 10 और 6 16 साल। ये कानून में सेक्शन 8 में लिखा है। और जो ही सजा अनाउंस होती है उसी समय आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। यहाँ पर भी 1-2 केस हिमाचल में हुए, मैं नाम इसका लेना चाहता, जिनको कन्विक्शन हुई थी फिर वो कुछ देर के लिए डिस्क्वालीफाई हुए, कुछ लोगों के इलेक्शन सेटिस्फाइड हुए। बट दैट पार्ट, इसमें पहले एक प्रावधान था। वो प्रावधान ये था कि अगर ये सजा मेरे को या आपको होती है, जो एमपी एमएलए नहीं है, तो वो उसी वक्त अयोग्य हो जाएंगे। सजा पास होते ही अयोग्य हो जाएंगे, उसके बाद वो अगले दिन भी चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन एक प्रावधान था कि अगर ये सजा किसी सिटिंग एमपी या एमएलए को होती है, जैसे राहुल गांधी एमएलए हैं, एमपी है या कोई एमएलए है, तो फिर वो 3 महीने के अंदर इसकी अपील डाल सकता है, तब उस पर लागू नहीं होगा। और अपील डालने के बाद जब तक वो अपील का निर्णय नहीं होगा, 6 साल 8 साल 10 साल, तब तक ये अयोग्यता उस पर लागू नहीं होगी। ये कानून था। 2013 में एक लिली थॉमस का केस सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो क्लॉज है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये क्लॉज इलीगल है। अगर आम व्यक्ति सजा होते ही उसी समय अयोग्य हो जाता है तो फिर एमपी एमएलए एमएलसी उसी वक्त अयोग्य क्यों ना हो। तो उन्होंने जजमेंट दे दिया कि अब इस जजमेंट के बाद चाहे आप साधारण व्यक्ति हैं, चाहे आप एमपी एमएलए हैं, जो ही कन्विक्शन होगी 2 या 2 से ज्यादा, आप उसी समय अयोग्य हो जाएंगे। ये 2013 में लिली थॉमस के केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया। और आपको एक आगे इंटरेस्टिंग चीज जो आपके पहले ध्यान में होगी, उस समय की सरकार, क्योंकि लालू यादव पे ये लागू हो रहा था, तो उस समय की मनमोहन सिंह जी की सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाया। ऑर्डिनेंस क्या लाया कि नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट गलत है वो बरकरार रहेगा, पहले वाला सेक्शन। इन्हीं राहुल गांधी जी ने माइक पर आके वो ऑर्डिनेंस पढ़ा और कहा कि बिल्कुल गलत है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ठीक है। जो डिस्क्वालीफाई होता है, जो जिसको कन्विक्शन होती है, उसको उसी समय डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। इन्होंने पब्लिकली वो ऑर्डिनेंस फाड़ दिया और उसके बाद वो ऑर्डिनेंस आया नहीं। तो आज मैं जो बात उनसे कहना चाहता हूं कि आपने जो कानून दोनों के अंतर्गत सजा हुई है वो बीजेपी के बनाए हुए नहीं है। सजा आपको सीजेएम ने दी है, जो कि जज है, कचहरी का है। तो आपको जो ऑप्शन अवेलेबल है कि आप इसके खिलाफ अपील डालिए, कोर्ट में जाइए। और ये भी कानून है कि अगर कानून अपील पे इनको स्टे मिल जाता है कन्विक्शन का, जैसे कि अभी एक अंडमान के लक्षद्वीप के एमपी के साथ हुआ, तो आपको स्टे मिल सकता है, आप बाहर हो सकते हो। इतने अच्छे अच्छे वकील आपके पास हैं, इतने दिन जजमेंट आए हुए हो गया है, जो रास्ता आपको कानून ने संविधान ने दिया है वो आप ड्रॉप नहीं कर रहे। और आप इस इशू को अडानी के साथ, अंबानी के साथ, पता नहीं किस किस के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इस निर्णय का भाजपा से या सरकार से कोई लेना देना नहीं है। ये किसी की कंप्लेंट पर आपको सजा हुई है, सजा के अनुसार आप अयोग्य हो गए हैं, आपके पास ऑप्शन है कि आप कोर्ट में जाइए। इतने बड़े बड़े वकील कांग्रेस के पास उपलब्ध हैं,
बड़े बड़े वकील उपलब्ध हैं। अब इस बात का भी कांग्रेस के नेता लोगों को जवाब दें कि आप कोर्ट के निर्णय के खिलाफ क्यों नहीं जा रहे हैं। कहीं आपको ये डर तो नहीं है कि आपके खिलाफ केस इतना स्ट्रॉन्ग है कि वहां से भी आपको स्टे नहीं मिलेगा और फिर ये मामला आपके लिए पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तीसरी बात, ये बात कांग्रेस के साथ पहली बार नहीं हुई है। 1974 में 75 में मैं तो लॉ का स्टूडेंट था उस समय, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीमती इंदिरा गांधी को योग्य घोषित किया था। उनका इलेक्शन सेट साइड किया था राजनाथ नारायण जी की पिटीशन पे। कांग्रेस ने उस समय भी हाईकोर्ट मचाई, ये गरीबी के खिलाफ लड़ाई है, इसके खिलाफ लड़ाई है, वो लड़ाई है। लेकिन उस समय क्योंकि कांग्रेस सत्ता में थी, आज सत्ता में नहीं है, तो कांग्रेस ने उस समय इमरजेंसी लगाई देश में, सारे नेताओं को पकड़ के जेल में बंद किया। मेरी 23 साल की आयु थी, मैं लॉ का स्टूडेंट था, क्योंकि छात्र संघ का प्रधान था, तो मुझे भी साल जेल में चंडीगढ़ की उस समय की सरकार ने रखा। और पार्लियामेंट में कानून अमेंड करके इंदिरा गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन बची थी। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, कानून को अमेंड किया पार्लियामेंट के एब्सेंस में। आज कांग्रेस की सरकार नहीं है, कांग्रेस को अपोजिशन पार्टी रिकॉग्नाइज नहीं है, तो आज ना तो वो लॉ अमेंड कर सकते हैं, ना वो इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो जो ऑप्शन है कानून का जाने का, वो इस बात का जवाब दें, जो भी कांग्रेस के लीडर आए उनसे पूछिए कि जो कानूनी प्रक्रिया आपको अवेलेबल है, आप उस पर क्यों नहीं अवेल कर रहे। और कानून इलेक्शन का सबके लिए समान होता है। इलेक्शन एमएलए का, एमपी का कानून के अनुसार चलता, अपनी मर्जी से नहीं चलता। मैं आपको हिमाचल की 2 उदाहरणें देता हूं। परागपुर से वीरेंद्र कुमार एमएलए थे, मेरे क्लाइंट थे, मैंने उनके 1983-84 में इलेक्शन पिटीशन दी। 2005 या 6 की बात है, पोलिंग हुई। पोलिंग में और काउंटिंग में जो अंतर था, उसके बीच उनकी डेथ हो गई। पोलिंग के बाद, काउंटिंग से पहले। आमतौर पर सर्विस मैटर में अगर कोई बंदा कहीं सिलेक्ट हुआ है, चाहे वो आईएएस है, पीसीएस है, ऑफिसर है, जज है, जब उसका देहांत हो जाता है तो उसको अपॉइंटमेंट लेटर हम इशू नहीं करते ना। लेकिन जब काउंटिंग हुई, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा वोट मिले थे और कानून के अनुसार जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उसको डिक्लेयर करना पड़ता है, तो रिटर्निंग ऑफिसर ने काउंटिंग में सर्टिफिकेट इशू किया, आई हियरबाय डिक्लेयर श्री वीरेंद्र कुमार टू बी ड्यूली इलेक्टेड टू विधानसभा। आप पूछ रहे होंगे इस एग्जांपल की यहाँ रेलेवेंस क्या है। रेलेवेंस ये है कि इलेक्शन का कानून, अयोग्यता का, चुनाव का, वो कानून के अनुसार चलता है, राजनीति के अनुसार नहीं चलता, धरने प्रदर्शन पे नहीं चलता है। और दूसरी उदाहरण स्वर्गीय राजीव गांधी जी की। स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पोलिंग, मैं भी उस समय चंडीगढ़ से कैंडिडेट था लोकसभा का, अमेठी और हमारी एक दिन थी। 21 मई को शाम को उनकी दुर्भाग्य से हत्या हुई, जिसकी सबने निंदा की, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। उसकी काउंटिंग 16 जून को हुई अमेठी की, और काउंटिंग में क्योंकि स्वर्गीय राजीव गांधी को सबसे ज्यादा वोट मिले, तो वहां के रिटर्निंग ऑफिसर ने सर्टिफिकेट इशू किया, आई हियरबाय डिक्लेयर श्री राजीव गांधी हु हैड डाइड अर्लियर टू बी ड्यूली इलेक्टेड टू द लोकसभा। क्यों किया? बिकॉज इलेक्शन लॉ उसको प्रोवाइड करता है। तो जो पॉइंट मैं आपको कहना चाह रहा हूं, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, अयोग्यता, वो इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपने किसके खिलाफ बोला, क्या बोलो, वो कानून के अनुसार चलती है। इसलिए मेरा कांग्रेस के नेताओं से और उनसे निवेदन है, आप जो कानूनी प्रक्रिया है उसको अपनाने का प्रयास करें। लोगों को थोड़ी देर के लिए गुमराह कर सकते हो। अडानी के बोलने का पार्लियामेंट में इस केस के साथ क्या संबंध है? अडानी के खिलाफ बोले या किसी और के खिलाफ बोले, जो वो कार्रवाई करना चाहेंगे वो करेंगे। तो मेरा इतना ही निवेदन है कि वो गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। जो वो बात कर रहे हैं वो न्यायालय का अपमान है, संविधान का अपमान है, कानून का अपमान है। और मैं आपको एक बात कह देता हूँ पूरी जिम्मेवारी के साथ, अंत तो गतवा राजीव गांधी को कानून की शरण में जाना ही पड़ेगा। राहुल गांधी को जितने मर्जी सत्याग्रह कर रहे, जितने मर्जी धरने लगा लें, कानून की डिस्क्वालिफिकेशन कानून से ही दूर हो सकती है या अमेंडमेंट से हो सकती है। वो कर नहीं सकते क्योंकि उनकी सरकार नहीं है। तो आज जाए कल जाए उसके बिना होगा नहीं, और इससे लोगों को गुमराह ना करें। हम भी अपने लेवल पर सारी जानकारी लोगों को दे रहे हैं। आज मुझे सिर्फ इतना ही कहना था, और कोई आप बात पूछना चाहें तो आप कह सकते हैं। आपका कहने का मतलब है, आपका कहने का मतलब कि अगर सोनिया गांधी भी प्रधानमंत्री होती तो उन्हें भी राहुल गांधी को अयोग्य घोषित करना पड़ता। सोनिया गांधी ने योग्य घोषित नहीं किया, मोदी ने योग्य घोषित नहीं किया। समझ लीजिए मेरी बात, सरकार ने योग्य नहीं किया घोषित।
कानून के अनुसार मैं आपको उदाहरण यहाँ की देता हूँ। ये कालका से एमएलए थे प्रदीप चौधरी, याद है आपको, कांग्रेस के एमएलए, उनको नालागढ़ की कोर्ट ने 10 साल की सजा दे दी। जिस दिन सजा आई उनकी मेंबरशिप समाप्त हो गई। उन्होंने अपील डाली, सेशन जज ने कन्विक्शन को स्टे नहीं किया, फिर वो हाईकोर्ट में आए। हाईकोर्ट ने कहा कि मैं कन्विक्शन स्टे करता हूं। तो अगर हाईकोर्ट ने कन्विक्शन स्टे कर दी तो बहाल हो गए, आज वो एमएलए के तौर पे काम कर रहे हैं। सरकार डिस्क्वालीफाई नहीं करती, मैं यही स्पष्ट करना चाहता हूं, ये ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिक है। जो ही आप डिस्क्वालीफाई हुए, जो ही आपको सजा आई, यू आर स्टैंड डिस्क्वालीफाइड, एंड फॉर दैट डिस्क्वालिफिकेशन यू हैव टू गेट स्टे फ्रॉम द हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट से भी मान लो आपको बेल मिलती है तो आपकी मेंबरशिप बहाल नहीं होती। अगर आपकी कन्विक्शन स्टे होती है, जो आपको दोषी करार किया है, तब आपकी मेंबरशिप आ सकती है। सिर्फ आपको बेल मिल गई है तो कानून के अनुसार, जो मैं बात आपको कहना चाह रहा हूं, सरकार का, पार्टी का इस विषय से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कानूनी और संवैधानिक मसला है। जी साहब, माय क्वेश्चन, आप शिमला आए थे, आपने बोला एक केस था, वो भी एक इलेक्शन कमीशन, तो उसमें क्या रहा? इसमें जो नैना देवी वाला केस है, इलेक्शन कमीशन, उसमें क्या रहा? उसमें आज मैं पेश हुआ हूँ और अभी तो शुरुआत है। अभी तो जैसे वो गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं ना, गुर करते हो, तो अभी तो वो स्टेज है। आप नगर निगम चुनावों में भी लॉयर है, तो उसकी क्या स्थिति है? वो आज का विषय मैं उसको डाइल्यूट नहीं करना चाहता, वो केस लगा हुआ है। और वैसे भी मेरी अपनी मर्यादा है वकील के नाते, जो केस कोर्ट में पेंडिंग है और जिसमें मैं वकील हूँ, कानून हमसे ये उम्मीद करता है, आपसे भी उम्मीद करता है कि जो केस कोर्ट में पेंडिंग है उसके संबंध में अगर आपने कुछ भी कहना है तो आप कोर्ट में कहिए। पर मैं बड़ा होपफुल हूँ, आप मेरे चेहरे से भी आइडिया लगा सकते हो। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी होपफुल। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उनको अयोग्य घोषित करने के लिए जल्दबाजी दिखाई गई है। मैं फिर वही बात दे रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पढ़ी है, लिली थॉमस का केस। अगर आपके प्रेस के लोग भी कुछ चाहेंगे ना तो मैं आपको वो साइटेशन पूरी भेज दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले जो व्यक्ति सांसद विधायक नहीं होता था, वो जजमेंट होते ही उसी वक्त अयोग्य हो जाता था। और ये डिस्क्रिमिनेटरी है। एमएलए एमपी क्यों बचे जब आम आदमी नहीं बचते, मैं और आप नहीं बचते, तो वो क्यों बचे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस निर्णय के बाद जो ही सजा होगी वो उसी मोमेंट पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सर कुछ नंबर 2, एक सेकंड आप बता दो। नंबर 2, मान लो उसने गलत किया है तो कोर्ट के दरवाजे आपके लिए खुले हैं ना। सुप्रीम कोर्ट भी खुला है, हाई कोर्ट भी खुला है, डिस्ट्रिक्ट जज भी खुला है। पवन खेड़ा को एयरपोर्ट पर रोका असम पुलिस ने। अभी वो को रोकने के बाद कहीं लाने की प्रयास कर रहे थे। उनके बहुत बड़े बड़े अच्छे वकील हैं, बहुत ही कॉम्पिटेंट लॉयर्स हैं, वो सबने सुप्रीम कोर्ट में गए, 2 घंटे में उनको बेल मिल गई। ऐसे बहुत सारे केस में होता है। लेकिन क्यों नहीं वो कानून में जा रहे? मैं तो ये जानना चाहता हूँ, देश जानना चाहता है। और अदरवाइज तो आपको, अगर आप नहीं जाओगे, स्टे नहीं लोगे, तो यू हैव टू गो टू वेयर यू हैव टू गो। जी सर, कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी ने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री कायर हैं, तो अब बीजेपी के किसी नेता ने इस पर डेफर्मेशन क्यों नहीं किया? क्या कार्रवाई सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ है? क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद, क्या है को घटिया जो भी हमारी लाल। सर इसी में सप्लीमेंट्री की विपक्ष के जितने भी नेता हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हैं, विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, और तो अब इस पे आपका क्या स्टैंड? मैं ये कहना चाहता हूँ 2 बातें जो आपने पहला भी प्रश्न किया था, हालांकि मैंने वो दोहा सुनाया, उसमें भी कहा। दुर्भाग्य से लंबे अरसे तक सत्ता से बाहर रहने के बाद कांग्रेस के नेता, और आगे भी फ्यूचर में नजर नहीं आ रहा, जैसे यहाँ बैठे हम देख रहे हैं बारिश आएगी, धूप की संभावना नहीं है, तो उनको भी नजर आ रहा है कि सत्ता आने की संभावना नहीं है। उस बौखलाहट में, उस निराशा में अपने लोग छोड़ने जा रहे हैं। तो बजाय इसके कि जो सही कानूनी रास्ता है, जो सही तरीका है, वो अपनाने की बजाय आप दोषारोपण दो, वो कायर है, वो ये है। कायर है जिस आदमी ने दुनिया भर में हिंदुस्तान का इतना ऊंचा किया है, क्या दुनिया के किसी हिस्से में बैठा हुआ हिंदुस्तानी अपने आप को प्राउड महसूस करता है? जिसने बालाकोट जैसा एक्सरसाइज की और पाकिस्तान को पता भी नहीं लगा कि कब क्या हो गया, उसको आप कायर कहोगे? ये आपकी अपनी मैं कायरता का वर्ड तो उनके लिए यूज नहीं करूंगा, वो आपकी अपने लेवल को उसका करता है। दूसरी अपोजिशन पार्टीज की बात, आप मुझे बताइए, क्या हिमाचल में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चल सकती है? क्या पंजाब में अकाली दल और कांग्रेस मिलकर चल सकता है? क्या हरियाणा में लोकदल और कांग्रेस मिलकर चल सकती है? क्या वेस्ट बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी मिलकर चल सकती है? क्या केरला में सीपीएम और सीपीआई कांग्रेस मिलकर चल सकती है? आप अपने राज्य में तो इकट्ठे हो नहीं सकते। हमारे साथ जो अलाइंस है वो सूबे में भी अलाई है, केंद्र में भी अलाई है। इनके साथ जो अलाई है वो सिर्फ इस बात पर इकट्ठे हैं कि भी किसी तरीके से इनको पहले जरा हिला लो, जो नहीं कर पाएंगे कभी भी। आज नरेंद्र मोदी का चेहरा सारे दुनिया भर में वन ऑफ द टॉप लीडर्स हैं, तो आप हल्के शब्दों का इस्तेमाल करो।
लोग आपको जवाब देंगे। लोगों ने 2019 में भी जवाब दिया, लोगों ने पिछली बार भी 14 में भी जवाब दिया, आगे भी जवाब दिया। जैन जी, इसमें जब मैटर पूरा लीगली प्रोसेस चला हुआ है, तो बीजेपी इतना हाइप क्यों दे रही है राहुल गांधी की? हम हाइप नहीं दे रहे, हम जवाब दे रहे हैं। जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने भी वॉच की, अगर हम भी वॉच करते हैं कि हमारा अपोनेंट क्या बोल रहा है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने, मैं अडानी के खिलाफ बोला, मैं इसलिए मेरे को किया जा रहा है। अडानी की स्पीच का तो जिक्र भी नहीं है इसमें। और अगर एक अदालत ने आपके साथ जाति किया तो दूसरी अदालत में जाएगी। क्या श्रीमती इंदिरा गांधी इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ नहीं गई थी? क्या पवन खेड़ा के अरेस्ट के खिलाफ नहीं गए थे? क्या इलेक्शन पिटीशन होती है? यहाँ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का मामला आ गया, इलेक्शन पिटीशन का आपने भी जिक्र किया, जिसका मैं पेश होके आया हूँ। एक हारे हुए आदमी को लगा कि मेरे साथ जाति हुई या नहीं हुई वो दूसरी बात है, वो कोर्ट में चला गया। और फिर बौखलाहट का लेवल इतना ही नहीं है। मैं एक आपको लेटर सर्कुलेट कर रहा हूँ, वीर सावरकर के बारे में कहा कि मैं वीर सावरकर नहीं हूँ, माफी मांगूंगा। ये चिट्ठी मई 20 1980 की लिखी हुई है श्रीमती इंदिरा गांधी की, उनकी दादी जो उस समय प्रधानमंत्री थी, वीर सावरकर के बारे में मैं सबको सर्कुलेट कर रहा हूँ, जिसमें उन्होंने वीर सावरकर की प्रशंसा की है। उन्होंने लिखा है, वीर सावरकर डेयरिंग डिफाइंस जिम्मेदार उल्लंघना of the British government has its own important place in the annals of our freedom movement. स्वतंत्रता संग्राम में उसका बहुत बड़ा योगदान है। I wish success to the plans to celebrate the birth century of this remarkable son of India. Remarkable son of India ये श्रीमती इंदिरा गांधी लिखकर भेज दीजिए। जब क्या उनको तो पैर नहीं कहोगे वो? प्रियंका कहीं इनको तो नहीं कहती कि उन्होंने किया था। ये मैं आपको सबमिट कर रहा हूँ लेटर जो उन्होंने लिखा था। कहां से वीर सावरकर जिक्र आ गया? और सावरकर का मुकाबला क्या करोगे? मैं पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में 98 में अंडमान निकोबार गया था। आपको भी कभी जाने का मौका मिले तो वो सेलुलर जेल आप देखकर आइए। हमको वो उस काल कोठरी में ले गए थे जिसमें वीर सावरकर को 10 साल रखा गया था। जो हमारे गांव से लोग आते हैं उनको पता है, पुराने मकानों में ना पीली मिट्टी से दीवारों को लिपा करते थे, पीली मिट्टी, और जब बारिश होती थी तो उसकी बहुत बदबू आती थी, गंध आती थी। हम 15 मिनट 25 एमपी वहां नहीं रुक पाए थे, वो 10 साल वहां पर रहा था। और उनके ब्रदर भी उसी जेल में थे। जो सेलुलर जेल है ना, तो जैसे डीएवी कॉलेज जलंधर का हॉस्टल है, कि एक ब्लॉक वालों को मालूम नहीं कि दूसरे ब्लॉक में कौन है। 10 साल वो रखा गया वहां, उनको पता नहीं कि मेरा भाई भी इसी जेल में। आप उसकी एग्जाम्पल देखिए, क्या आपकी अहंकार का प्रतीक नहीं है? क्या आपकी एरोगेंस नहीं है? क्या आप अपनी दादी को भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे हो, जिन्होंने लिखकर एज प्राइम मिनिस्टर भेजा हुआ? कांग्रेस के नेताओं की प्रॉब्लम क्या आ गई है? बिना सोचे समझे बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, और निराशा और हताशा के कारण स्थिति आ गई। सर आपके इन उत्तरों से जोड़कर एक सवाल पूछूंगा। सबसे पहले बात आई वीर सावरकर की, जिसके ऊपर 1980 की चिट्ठी आज निकाली गई। दूसरी बात है, जब विपक्ष के नेताओं पर कोई कार्रवाई होती है तो उसके ऊपर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि हमारे पास भी जब हमारे ऊपर भी कार्रवाई हुई थी, हम पेश हुए थे, हमने विरोध नहीं किया। सवाल ये है, जब अब विपक्ष अदानी के मुद्दे पर सत्ता से पूछ रहा है तो उसका स्पष्टीकरण देने में भाजपा को क्या दिक्कत है? ये दोहरा रवैया क्यों? उसका सारा जवाब आ रहा है अदानी का, पार्लियामेंट में भी आ रहा है, डिस्कशन तो करें। आप तो पार्लियामेंट में डिस्कस ही नहीं करना चाहते। राहुल गांधी कितनी बार बोले हैं, और जब बोले हैं तो बोल के बाद आंखें मारते हैं अपने साथियों को कि देखो मैंने ये कर दिया, मैंने वो तो कहते हैं कि आप बोलिए, पार्लियामेंट में आपके बाकी एमपी तो है ना, 50 एमपी हैं, सिर्फ डिस्क्वालीफाई तो 1 हुए हैं, वो भी कानून नहीं किया, हमने नहीं किया, तो बाकी एमपी बोले। क्यों नहीं बोलते? किसने रोका बोलने से? दूसरी बात आप ये कह रहे हो कि 1980 की चिट्ठी हमने आप रिलीज की, बिल्कुल ठीक है आपने, क्योंकि आप उसने वीर सावरकर के बारे में ये बोला, और हम उनको दिखाना चाहते हैं कि आपकी दादी ने खुद इसके बारे में क्या कहा और उसकी कोई रेलेवेंस नहीं। तो यही बात विपक्ष अदानी पर पूछ रहा है कि आप वो भी दिखा दीजिए। अदानी के खिलाफ केस डाली है, किसने रोका? कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट अदानी। आप गए थे ना, जो कौन सा वाला था मामला, कई केसों में राहुल गांधी स्वयं कोर्ट के गए। हमारा इतना ही निवेदन है, ये कानूनी मामले हैं, आप जाइए, आप कानून का दरवाजा तो लगाना नहीं चाहते। राजनीति के तौर पर अडानी नहीं किया, जबकि अडानी का कोई संबंध ही नहीं है, सरकार का कोई संबंध ही नहीं है। अगर मान लो उनको स्टे मिल जाता है तो लोकसभा सेक्रेटरीट अपने आप उस पर कार्रवाई करेगी। जैन जी, इसकी जुरिस्डिक्शन को आप ये किया है, उनको आता हाँ, कांग्रेस पार्टी इसकी जो डेफेमेशन केस है उसके जुरिस्डिक्शन को भी क्वेश्चन कर रही है। जैसा आपने अभी रेफरेंस किया पटना सीजेएम कोर्ट का की,
इसके साथ साथ वो कह रही है जो बीजेपी है गवर्नमेंट इन पावर है मिसयूज कर रही है जुडिशरी का भी और गवर्नमेंट का भी एंड साइमल्टेनियसली दे से राहुल गांधी इज गेटिंग पॉपुलरिटी। तो आपको क्या लगता है एज अ लीगल एक्सपर्ट व्हाई दे आर नॉट गेटिंग इनटू द कोर्ट टू? देखिए मेरा एक तो पहली बात यह है कि कोर्ट के संबंध में हिंदुस्तान की जुडिशरी ने अपनी इंडिपेंडेंस प्रूव की है। दुनिया के इतिहास में 2 एग्जाम्पल हैं जो दुनिया की किसी हिस्ट्री में नहीं आपको मिलती। पहली, एक सिंगल जज ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के देश की सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन सेट असाइड किया था। दुनिया में किसी इतिहास में आपको एग्जाम्पल नहीं मिलती है। नंबर 2, पार्लियामेंट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट बनाया, सर्वसम्मति से बनाया। उसमें कांग्रेस भी, सीपीएम भी, सब पार्टियां एग्री कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों में से 4 एक तरफ और एक दूसरी तरफ, उन्होंने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सारे देश ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया, माना नहीं माना? इससे बड़ी एग्जाम्पल क्या होगी? जब कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा को बेल देते हैं, सुप्रीम कोर्ट देती है, तो क्या वो सरकार मैनेज करती है? जब प्रदीप चौधरी को हिमाचल हाईकोर्ट ने स्टे दिया तो क्या सरकार ने मैनेज किया? हमारी अपनी पार्टी के बहुत सारे नेता हैं जिनके खिलाफ केस बनते हैं, सजा होती है, उनको खिलाती है। अदालत के बारे में ये कहना, मैंने शुरू में जो वाक्य कहा था कि अदालतों को हम मिसयूज कर रहे हैं, अपमान है। और तीसरा जो आपका सवाल था उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर किसी को लगता है मेरे साथ ज्यादती हो रही है, ये निर्णय गलत है, ये निर्णय सही नहीं है, तो भारत के संविधान ने प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया है ना। आप जाइए, किसने रोका आपको? अपील फाइल करिए, वो आप करना नहीं चाह रहे। गाली गलौज से थोड़ा कुछ चीजें हल होती हैं। जी, आपके बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी ने राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल लगा दिया। आगे सुब्रमण्यम स्वामी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उनसे पूछना। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा था। जैन सर, हिमाचल प्रदेश में जो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बने हैं, उस विषय पर आज भी मैं डील करना चाहता हूं, पर एक संदेश कह देता हूं, आपको हेडलाइन दे देता हूं। चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हिंदुस्तान के संविधान में कहीं नहीं है। ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। विल बीजेपी भी चैलेंजिंग? चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अकाली दल हो, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, जो संवैधानिक पोजीशन है वो सबके लिए लागू है। संविधान और कानून बीजेपी और कांग्रेस के लिए अलग अलग नहीं है। विल यू बी चैलेंजिंग? मैं चैलेंज करने वाले, मैं तो वकील हूँ, कोई आके मेरे को वकील करेगा तो मैं तैयार हूँ। बीजेपी आप अगर करना चाहें मेरी फीस दीजिए, वकील करिए, मैं कर दूंगा। मुझे करिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से ये बीजेपी वालों से पूछना। मतलब जो लोकल यूनिट के लोग हैं, इसका निर्णय पार्टी करती है करना नहीं करना। और आपको याद है, अपने अहंकार के लिए नहीं कह रहा, सबसे पहले जब राजा वीरभद्र सिंह जी ने, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने 11 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाए थे, तो मैं था जिसने हाईकोर्ट में आकर वो आर्ग्यू करके उसकी क्वाशिंग करवाई थी। 11 के 11 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। और आपको मजाक की बात बता रहा हूँ, कोर्ट मत करना। मैं उसके कुछ दिन बाद हिमाचल सदन गया, तो वहाँ के 2 वेटर मेरे पास आए, बोले सर कोई बात हुई थी कुछ दिन पहले, आपने कुछ किया था? मैंने कुछ नहीं किया। बोले वो जिस दिन जजमेंट आया था तो कुछ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी वहाँ ठहरे हुए थे, तो सडनली एकदम से जब वो जजमेंट आ गया तो बोला वो आपका नाम बार बार ले रहे थे कि पता नहीं हमारे पीछे क्यों पड़ा रहता है, हमने तो कुछ नहीं करा। तो मैंने कहा भैया वो अगली बार आए, उनको कहना मैं किसी के पीछे नहीं हूँ, मैं किसी के आगे नहीं हूँ, कानून के अनुसार जो स्थिति है मैं बहस करता हूँ। जैन साहब, आप सावरकर का लेटर लेकर आए हैं, राहुल गांधी सावरकर का नहीं, इंदिरा गांधी का लेटर जो भी एग्जीक्यूटिव है, राहुल गांधी जो है वो सावरकर को वीर नहीं मानते, कांग्रेस ही वीर नहीं मानती है। ऐसा तो नहीं कि एक बार राहुल गांधी माफी मांग ले उसके बाद पूरा मामला सॉल्व आउट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने प्रेस वार्ता में देखिए आपने जो बात कही है मैं आपको उसकी उदाहरण देता हूँ, हिमाचल की देता हूँ। वीरभद्र राहुल गांधी जी को ट्रायल जज ने 3 बार मौका दिया कि आप ड्रॉ कर लें, खेद व्यक्त कर दें, रिग्रेट कर लें, तो ये मामला समाप्त हो सकता है। हिमाचल की 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने, ये लगभग 20 वर्ष पहले की बात है, शांता जी के खिलाफ एक डेफेमेशन का केस डाला। शांता जी ने कहीं ये बयान दिया था कि जो लोन लिया है हिमाचल में कब्जा वगैरह उतारने के लिए, उसमें शायद हिस्सा है, कुछ ऐसा था। तो वीरभद्र सिंह जी ने डेफेमेशन का केस डाला। वीरभद्र सिंह की तरफ से शायद इंद्र सिंह जी वकील थे, शांता जी के साथ में वकील था। तो दोनों कोर्ट में पेश हुए। जज थे मिस्टर जसवाल, या शायद मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, 20-25 साल पहले की बात है, शायद उससे भी ज्यादा हो। तो जब हम दोनों कोर्ट में गए, दोनों पेश हुए, तो उन्होंने कहा देखो ये अच्छा नहीं है कि इतने बड़े बड़े नेता के चेहरे में आए। मैंने आप इनको अंदर ले जाओ, बात कर लो। वो दोनों को अंदर ले गए, दोनों की बातचीत हुई, और जब बाहर आए तो एक कागज पर दोनों ने साइन किए कि हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई है और ये मामला यहीं समाप्त किया गया। दोनों ने
और शांता जी और वीरभद्र सिंह जी ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोर्ट के बाहर आके और कहा कि हमारे लिए उस बिटरनेस से बढ़ के खुशी का दिन ये है कि हम दोनों ने आज एक कागज पर इकट्ठे साइन किए। एक एग्जाम्पल, प्रेम कुमार धूमल ने दो केजरीवाल गए और कहा कि वैसा गलती होगी, चलो जो भी शब्दों का इस्तेमाल किया, मामला समाप्त हो गया। आपको इतना अहंकार है कि आप रिग्रेट नहीं करना चाहते, आपको इतना अहंकार है कि आप कोर्ट की जजमेंट को ऑनर नहीं करना चाहते, आपको इतना अहंकार है कि आप उसके खिलाफ अपील नहीं डालना चाहते, तो फिर धरने प्रदर्शनों से तो डिस्क्वालिफिकेशन दूर नहीं होती। थैंक यू वेरी मच।